तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसमें ऑडिट में क्या डिस्कशन करेंगे। इंटरनल ऑडिट जो है, काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर इंटरनल ऑडिट भी आप कवर करवा दो इसमें। जो लास्ट लेक्चर था ऑडिट का, उसको आपकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसी के भी आप पे अब मैं इंटरनल ऑडिट भी आज हम जानेंगे। इसमें इंटरनल ऑडिट क्या होता है, बाकी ऑडिट से किस प्रकार से अलग होता है, किन किन कंपनी के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, किन कंपनियों में इसको मैंडेटरी होता है, किन में नहीं होता, किसमें आपकी चॉइस होती है, कौन होता है इंटरनल ऑडिटर। ये सारी बातों का जो अभी आपके मन में सवाल जो उठ रहे होंगे, इन सभी बातों का मिलेगा आपको जवाब जब ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखोगे। और वीडियो को ज़रूर आप देखना, समझना और इसका रिवीजन करना, जब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखेगी। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मेन पॉइंट के ऊपर कि इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो इंटरनल ऑडिट का यहाँ पे मतलब आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, पूरा ध्यान रखना, कहीं पे भी इधर-उधर कहीं खो मत जाना। तो बात की गई है इंटरनल ऑडिट की, मतलब क्या है इंटरनल ऑडिट का। तो इंटरनल ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कहा जा रहा है इंटरनल ऑडिट जो है इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है। उसी प्रकार से जैसे जो ऑडिट की डेफिनेशन है, उसी से हमने जाना था यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यानी एकदम स्वतंत्र होता है। इंटरनल ऑडिट का भी जो ऑडिटर होता है, उसको जो ऑडिट कंडक्ट की जाती है, वो भी एकदम इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें यह इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ कंडक्ट की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंडक्ट की जाती है। किस कारण से की जाती है? फॉर रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट देयरऑफ। किस कारण से? साथ ही साथ जो हम इसमें ये सजेशन दे पाते हैं कि हम कैसे अपने अंदर के सिस्टम को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या कंडक्ट करते हैं? इंटरनल ऑडिट कंडक्ट की जाती है, और इस इंटरनल ऑडिट का यही मतलब है। अब आगे बताया गया कि स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी इतना ही नहीं है कि एकदम उसकी लिमिट है कोई, क्योंकि और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही चेक करेंगे, नहीं, बट लेकिन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द टास्क ऑफ रिव्यू ऑफ ऑल ऑपरेशन, यानी सब कुछ चेक करने के लिए हो सकती है इंटरनल ऑडिट। सो एज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, जिस कारण से हम जो इवेल्युएट यानी एग्जामिन कर पाएंगे क्या कि मैनेजमेंट ठीक से सभी प्रकार के जो काम कर रहा है वो ठीक से कर भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट का जो मन आ रहा है वहां पे तो पैसे 100 की जगह 300 खर्च कर रहा है, और जहाँ पे जरूरी है वहां पे 100 भी खर्च नहीं कर रहा। और इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को यह 100 का फायदा कराने की बजाय 300 का नुकसान वो करवा रहा है। तो फिर से हम जानते हैं कि इंटरनल ऑडिट होती क्या है। Internal audit is independent appraisal activity within an organization for review of activities and providing suggestions for improvement thereof। कहा जा रहा है जो इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरनल से ही इसका मतलब बना है कि अंदर, अपने अंदर की ओर झांक के देखने वाली ऑडिट होती है। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो अगर आपके पास में जैसे अप्रेजल एक्टिविटी आपको ध्यान नहीं देता, तो आप इसको अपनी भाषा में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट देयरऑफ। कहा जा रहा है कि जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही है, उन सभी चीजों का इस पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। और साथ ही साथ प्रोवाइड की जाती है सजेशंस की, अगर यहाँ पे कहीं पे जो कमियां नजर आ रही है इंटरनल ऑडिट में, तो आप उनको सुधार लो समय रहते हुए। और जो कहा जा रहा है जो दायरा होता है इंटरनल ऑडिट का, वो केवल और केवल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से ध्यान से सुनना। नहीं होता केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। कहीं आप सोचो इंटरनल ऑडिट भी केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ही कंडक्ट किया जाता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। बल्कि ये एक्सटेंड करता है अपने स्कोप को, लिमिट को, और जो अपना इसका दायरा होता है, कहाँ हद तक, किस हद तक, हर प्रकार के ऑपरेशंस जितने भी एंटरप्राइजेस के अंदर चल रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं मैटर, उन सभी चीज़ों को ये यहाँ पे रिव्यू करता है, एग्ज़ामिन करता है कि क्या सही से जो मैनेजमेंट है अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मतलब हमने जान लिया इंटरनल ऑडिट का। और उम्मीद करता हूँ इंटरनल ऑडिट का इतने अच्छे से मतलब जानने के बाद आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है। ये हमने एकदम बेसिक जान लिया कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट होती क्या है। अब उसके बाद में आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि क्या उद्देश्य है और कितना दायरा है इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस का। और एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और क्या क्या काम करता है इंटरनल ऑडिटर। अब हमने जान तो लिया इंटरनल ऑडिट होती है, लेकिन अब इसका जानना भी जरूरी है क्या उद्देश्य है करवाने का। केवल पैसे खर्च करना ही उद्देश्य है? कितना दायरा होता है, हमने जान लिया कि सभी चीजें, लेकिन कितनी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और क्या क्या काम करता है इंटरनल ऑडिटर। तो इसी सब को थोड़ा सा एग्जामिन यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से चीजें होती है ब्रीफ में।
The objective and scope of internal audit functions typically include, कहा जा रहा है इसके अंदर शामिल की जाती है एश्योरेंस, यानी मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ, आश्वस्त, कंसल्टिंग एक्टिविटीज कि मैं आपको सलाह मशवरा भी दे सकता हूँ, डिजाइन टू इवेल्युएट and improve the effectiveness of the entity governance processes, risk management and internal control। कहा जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव है और जो स्कोप है इंटरनल ऑडिट फंक्शंस का, उसके अंदर शामिल है एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटीज भी, यानी जैसे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है जो अपना सब्जेक्ट, ऑडिट मतलब एग्जामिन करना और एश्योरेंस मतलब आश्वस्त करना, उसी प्रकार से कंसल्टेशन मतलब क्या होता है, सलाह देना, किसी को राय देना, और वो भी अच्छी वाली बुरी वाली बिल्कुल नहीं। तो ये सभी एक्टिविटीज भी शामिल की जाती है इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस के अंदर, जिसको डिजाइन किया जाता है टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव, जिसका उद्देश्य ये होता है कि आप उसको इवेल्युएट करोगे यानी उसको देखोगे और उसको एग्जामिन करोगे और साथ ही साथ ये भी बताओगे उसको किस प्रकार से और बेटर तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस प्रोसेसेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो अब बात की जा रही है जैसे एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, यानी जो मैटर और जो एक्टिविटीज रिलेट करती है गवर्नेंस से, तो गवर्नेंस से क्या यहाँ पे मैटर है उसको जान लेते हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में एक्सेस द गवर्नेंस प्रोसेसेस इन इट्स accomplishment ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन एथिक्स एंड वैल्यू। कहा जा रहा है जो आपके नैतिक मूल्य हैं और जो जिम्मेदारियां हैं उसको आपने पूरा किया या नहीं। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, आपने किसी की जिम्मेदारी तय की या नहीं, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी होगी तो ये जिम्मेदार होगा। एंड कम्युनिकेटिंग रिस्क टू अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी अगर कोई आपको लग रहे हैं खतरे हैं तो वो सभी बातें इसमें इंटरनल ऑडिट के माध्यम से हम बताते हैं। एक्टिविटीज जो रिलेट करती है रिस्क मैनेजमेंट से, सेकेंड पॉइंट में internal audit functions may assist the entity by identifying and evaluating। क्या कहा जा रहा है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन असिस्ट करता है यानी सहयोग करता है एंटिटी को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में, यानी कि आप उसको निकाल लो बाहर, और इवेल्युएट फिर उसको देखो, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिस्क कि कितना ज्यादा इसका एक्सपोजर है, खतरा है हमारे लिए, and contributing to the improvement of risk management and internal control including शामिल है उसमें effectiveness of financial reporting process। तो इस बात को कोई नहीं समझ पाता जल्दी से, तो मैं इसको आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। कहा जा रहा है इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है वो सहयोग करता है एंटिटी को क्या, आइडेंटिफाई यानी पहचानने में, इवेल्युएट यानी उसको एग्जामिन करने में, उसको परीक्षण करने में, किस चीजों का, पहले हमें जानना है और उसको फिर देखना है, जानोगे तभी तो देखोगे ना किसी चीज को। सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिस्क कि हमें कितना ज्यादा एक्सपोजर करने की जरूरत है कि इतना जो रिस्क है कम से कम रहे, यानी हम कितना ज्यादा उसको, जो हमारी एजर्शंस है, जो हमारी स्टेटमेंट है, उसको जो हमारा मैटर है, जो हमारा एक प्रकार से जो कंसोलिडेट जो डेटा अपने पास, उसको कितना हम एग्जामिन करें कि हम जो रिस्क का लेवल है कम से कम रख सकें। तो वही बात यहाँ बताई गई, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और किस प्रकार से हम जो हमारा मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ियां है तो किस प्रकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं समय रहते हुए। एंड इंटरनल कंट्रोल, और अगर इंटरनल कंट्रोल में भी कोई गड़बड़ी है तो उसको भी समय रहते आप ठीक कर लो। तो ये थी मेन दो बातें यहाँ पे। उसके बाद में जो एक्टिविटीज जो जुड़ी हुई है इंटरनल कंट्रोल से रिगार्डिंग वो यहाँ पे बताई गई है। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट के अंदर हम सबसे जो मेन जरूरी काम है इंटरनल कंट्रोल का फंक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। पता लगे कि हमने बायोमेट्रिक तो लगा रखी है, लेकिन अगर आप 10 बजे आ रहे हो तो भी उसमें 9 बजे की अटेंडेंस जा रही है, और 12 बजे आ रहे हो तो भी 9 बजे की जा रही है, और अगर आप नहीं आ रहे हो तो भी 9 बजे की ही जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है, कंट्रोल तो लगा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो ये सभी चीजें आपको इंटरनल ऑडिट के माध्यम से पता चलती है कि ठीक से इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में बी असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल, इवेल्युएटिंग देयर ऑपरेशन एंड रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट्स देयर टू। कहा जा रहा है जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है वो असाइन होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसकी जवाबदेही है आपके कंट्रोल्स को रिव्यू करने की, देखने की और किसको इम्प्लीमेंट करने की। और फिर हम ऑपरेशंस भी देखते हैं, जैसे बायोमेट्रिक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और रेकमेंड करते हैं अगर जैसे कि अब नो का नो ही लगे जा रहा है तो भैया इसको सुधारो, ये तो कहीं गड़बड़ी कर रही है आपकी मशीन, है किसी ने गड़बड़ी करवा रखी है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, फिर इंटरनल ऑडिट के जो कंट्रोल होते हैं उसमें हम देखते हैं कि
जो फाइनेंशियल और जो ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है क्या वो ठीक से काम हो रही है या नहीं हो रही, फ्लो जो हो रहा है। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में बी असाइन टू रिव्यू, असाइन यानी किसी को हम काम देते हैं, असाइन किया जाता है किस कारण के लिए, टू रिव्यू कि भैया देख लो, द मीन्स यूज टू आइडेंटिफाई यानी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं पहचानने में, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफाई करने में, एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, and to take specific inquiry into individual item including detailed testing of transaction balances and procedures। कहा जा रहा है जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शंस है वो मे बी असाइन, उसको हो सकता है कई बार हम असाइन कर दें कि भैया आप देखो जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम चीजों को समझ रहे हैं, जो चीजें हमें आ रही पकड़ में आ रही है, क्या वो ठीक है या नहीं है, हम ठीक से क्लासिफाई तो कर पा रहे हैं, या कहीं पता लगे हमारे ऊपर कोई जो लॉज और जो रेगुलेशंस है वो एप्लीकेबल है लेकिन हम उसे फुलफिल ही ना कर पा रहे, उसकी जो कंप्लायंस है, तो ये सभी बातें हम इसके माध्यम से इंटरनल ऑडिट के माध्यम से हम पता चलती है। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब जो हमारी रोजमर्रा की जो काम काज है हम उसका भी तो रिव्यू करवाना चाहेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस हद तक हम सही काम कर रहे हैं। The internal audit functions may be assigned to review the economy, efficiency and effectiveness। यानी जो हमने पैसा खर्च किया वो इतना ही करना चाहिए था जितना हमने किया, और हमने सही काम के लिए किया, और दोनों अगर सही हैं तो क्या वो इफेक्टिवली काम भी कर रही है हमारी जो जिस काम के लिए हमने पैसे खर्च कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी। तो यानी जो मेरा पैसा है क्या वो मैंने एंटिटी के काम के लिए ही खर्च किया है या केवल अपने पर्सनल काम के लिए, तो ये भी सभी चीजें क्या है देखनी होती है जब हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। तो ये कौन देखता है, आप और हम ऑडिटर देखते हैं इससे। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट के साथ में भी हम इसमें रिव्यू भी करते हैं कि हमारे ऊपर जो लॉज लीगल रेगुलेशंस हैं वो हम फुलफिल कर भी रहे हैं या नहीं। Internal audit functions may be assigned to review compliance with laws, regulations, and other external requirements, and with management policies and directives and other internal requirements। कोई कि जो भी हमारे ऊपर regulations है क्या हम fulfill कर पा रहे हैं, उसे follow कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने differences आपके सामने दिए हैं कि internal audit में और external audit में फर्क क्या होता है। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है और एक्सटर्नल और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, तो इसमें अंदर क्या होता है, एग्जामिन करते हैं हम एक्टिविटीज को और ऑपरेशंस को, और स्टैट्यूटरी ऑडिट केवल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करते हैं, उसके अंदर हम कंट्रोल वगैरह के ऊपर ज्यादा नहीं देखते हैं। इंटरनल ऑडिट का मकसद होता है जो हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसके ऊपर रिपोर्ट करना, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है वो ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। जो इंटरनल ऑडिट होता है उसका ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो एक्सटर्नल यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो मेंबर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें क्या है, रिपोर्ट जाती है मैनेजमेंट को, किसमें, इंटरनल ऑडिट में। और जो एक्सटर्नल और स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है इसके अंदर जो रिपोर्ट जाती है वो हम अपने मेंबर्स को और शेयर होल्डर्स को देते हैं। इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी है, इंटरनल ऑडिट के केस की बात कर रहा हूं, तो एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, कि केवल कुछ क्लास ऑफ कंपनीज ही है जिनके लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी किया गया है। और अगर बात की जाए स्टैट्यूटरी ऑडिट इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी की बात की जाए तो एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी हर कंपनी को जरूरी है कि अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने ही करवाने पड़ेंगे। अगर आपने कंपनी बना ली तो मतलब आपकी सीए के साथ में तालमेल हो गई, ये सीए तो करेगा यानी आप और हम ही तो करेंगे, तो एक बार जब सीए को बुलाओगे तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा फिर। तो ये इंटरनल ऑडिट कौन करता है, सीए भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी, और अदर प्रोफेशनल, और भी कोई प्रोफेशनल बंदा जो ऑथराइज और प्रेस्क्राइब किया गया अंडर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा, सीए ही करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए जिसके पास में, और वो सभी जो प्रेस्क्राइब कंडीशंस है, क्वालिफिकेशंस हैं जो सेक्शन 141 के हिसाब से वो फुलफिल होनी चाहिए, कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट होता है तो इसलिए क्या है वो कम इंडिपेंडेंट हो पाता बेचारा, क्योंकि मैनेजमेंट का ही अगर वो ज्यादा कम है निकाल के मैनेजमेंट कहेगा ठीक है कर 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 तू निकाल, ऐसे नहीं देंगे बच्चा कर ले,
निकाले और कमियां। लेकिन जब स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है तो उसको क्या है, एकदम वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, हर के वो जितने भी कमियां होती है सब निकाल लेते। फॉलो क्या करता है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट को फॉलो करता है इंटरनल ऑडिटर। और ये किसको करता है, जो आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी एसएस को फॉलो करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये इंटरनल ऑडिट क्या पार्ट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, और जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या है, रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। तो ये था मोटा मोटा जो डिफरेंस अभी तक हमने जाना। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब बात कर ली जाए रिक्वायरमेंट क्या है फॉर इंटरनल ऑडिट की। सेक्शन 138 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का 2013। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी यानी किन किन के ऊपर ये लागू होता है भैया, लागू का होना, लागू का होना नहीं लागू होना, मतलब थोड़ा हंसी मजाक चलता है। ओके, तो सेक्शन 138 कहता है, क्या कहता है भाई, shall apply only to such class or classes of company as may be prescribed। कहा जा रहा है कि जितने उन्हीं क्लास की कंपनीज के ऊपर लागू होगा जिन क्लास को मैं प्रेस्क्राइब कर दूंगा, यानी जो मैं बताऊंगा केवल वो ही इंटरनल ऑडिटर को हायर कर सकते हैं मेरी मंजूरी के साथ में। अगर आप चाहते हो अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन तुम्हें तो करना ही करना पड़ेगा। अगर मैंने कह दिया तो मतलब कह दिया कि तुम करोगे मतलब करोगे। एज पर रूल 13, अगर रूल 13 के हिसाब से बात की जाए ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज हैव कवर्ड अंडर सेक्शन 138। अब बताया गया कौन कौन सी कंपनी के ऊपर ये लागू होता है। एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी हर लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है। क्या हो गया, पहला तो लिस्टेड कंपनी, ठीक है। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन इसमें कंडीशंस दी गई है। कौन कौन सी कंडीशन है, हर कंडीशन के बाद में ये ध्यान रखना आपको और लगा हुआ है, यानी अगर इनमें से एक भी फॉलो हो गई तो उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये चारों फॉलो करवाना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे बात ये देखनी है आपको, ध्यान रखने वाली जो बात है, और लगा हुआ है यहाँ पे, और या 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 तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 हो, 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या कहा जा रहा है, या तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और या टर्नओवर कितना हो, 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वो भी कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये जो दोनों बातें की जा रही है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी ये पिछले साल की बात की जा रही है, एकदम जो लगा हुआ साल है इससे। अनलिस्टेड के केस में पेड अप 50 प्लस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर का 4 गुना मतलब 200 प्लस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद में थर्ड पॉइंट कहा गया है, क्या कहा गया है, आउटस्टैंडिंग loan or borrowing from bank or public financial institution exceeding rupees 100 crore or more at any point of time during the preceding financial year। कहा जा रहा है इसमें भी आउटस्टैंडिंग लोन है या फिर बोरोइंग है, उधार वगैरह, किससे लिए, अगर आपने या तो लिए बैंक से और या पीएफआई यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कितनी, कहा गया है 100 प्लस, और कब, कभी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। और फोर्थ, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ रुपीज 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी साल में कभी भी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ना, ये 31 मार्च को देखेंगे हम, ये वाला और ये वाला जो है, और ये वाला हम 1 अप्रैल 4 से लेके 31/3 तक पूरा देखेंगे। अगर साल में कभी भी 100 करोड़ से ज्यादा हुआ और साल में कभी भी 25 करोड़ से ज्यादा हुआ, तो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़ और उससे ज्यादा पिछले साल,
ठीक है, टर्नओवर 200 या उससे ज्यादा, कब? वो भी पिछले साल के 31 मार्च पे। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स होंगे, किससे लिए गए होंगे? जो लिए गए होंगे या तो बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो अगर वो एक्सीड कर रहे हैं 100 करोड़ या उससे ज़्यादा पूरे साल में, अगर मान लो 31 मार्च को तो वो 90 करोड़ थे, लेकिन बीच में अक्टूबर-नवंबर के आसपास 120 करोड़ थे, तो यानी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरनल ऑडिट का। ठीक है? इस प्रकार से। और जो आउटस्टैंडिंग डिपॉज़िट यानी आपने अपनी जमा पूँजी है जो आपकी 25 करोड़ से ज़्यादा पहुँच गई, कभी भी आपने डिपॉज़िट करा रखे हैं, तो उसमें केस में भी हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अब बात की जाए प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाली में से ही 2 ली गई हैं। कौन-कौन सी? वो देखते हैं। पहली है टर्नओवर वाली, यानी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इसके ऊपर सेक्शन 138 यानी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। दूसरी कंडीशन है आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब वही 4 कंडीशंस की 2 कंडीशंस प्राइवेट कंपनी के लिए भी है। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से कि कौन-कौन सी वो कंडीशंस है। पहली टर्नओवर यानी दूसरे नंबर की कंडीशंस, और आउटस्टैंडिंग वाली तीसरे, यानी दूसरी और तीसरी दोनों के लिए ही है। पहली और चौथी केवल और केवल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए है। समझ गए? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया हो किन-किन के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है और किन के ऊपर नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपने। अब लीगल रिक्वायरमेंट की बात कर ली जाए। एवरी कंपनी टू विच सेक्शन 138 इज एप्लीकेबल, जिन भी कंपनी के ऊपर 138 एप्लीकेबल होता है हमने जाना, शैल अपॉइंट, उनको जरूरी है अपॉइंट करना क्या? इंटरनल ऑडिटर को। और बी पॉइंट है द इंटरनल ऑडिटर शैल कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। भैया अपॉइंट करोगे तो काम तो करेगा वो। अब कौन हो सकता है यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर? इसकी बात की जाए, इंटरनल ऑडिटर शैल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, आप पोस्ट अकाउंटेंट और अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। जो भी बोर्ड के मेंबर और बाकी किसी पेशेवर को अगर हायर कर देते हैं तो वो कर सकता है। इंटरनल ऑडिटर में और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी वो एम्प्लॉय भी हो सकता है और एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता। समझ में आ रही है बात? ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। समझ रहे हो? A chartered accountant or a cost accountant may be appointed as internal auditor whether he or he is engaged in practice। चाहे वो प्रैक्टिस में करता हो चाहे ना करता हो, उसको भी हम इंटरनल ऑडिटर कर सकते हैं अपॉइंट। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला होता है उसमें हम बिना प्रैक्टिस वाले को नहीं पूछते हैं, केवल प्रैक्टिस वाले इसमें हम पूछते हैं। मैनर एंड इंटरवल ऑफ इंटरनल ऑडिट, किस प्रकार के तौर तरीके हैं और कितना इसका इंटरवल रहता है उसके बारे में बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रेस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल इन व्हिच द इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड बाय टू द बोर्ड। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाल के बता रखा है कि भैया इस प्रकार से इसका इतना कार्यभार रहेगा और ये चीज इसको फॉलो करनी पड़ेगी। और the audit committee of the company or the board shall, in consultation with the internal auditor, formulate the scope, functioning, periodicity and methodology of for conducting the internal audit। कहा जा रहा है जो ऑडिट कमेटी है कंपनी की या फिर जो बोर्ड है वहाँ का, वो इंटरनल ऑडिटर के साथ बैठ के बात कर लेंगे दोनों आपस में कि क्या क्या चीजें आपको एग्जामिन करनी है, क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या आपकी फीस रहेगी और किस प्रकार से आप कंडक्ट करोगे, तो सारी बातें आपस में हो जाती है। ओके, अब लीगल रिक्वायरमेंट बात की जा रही है यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। हालांकि एज ऑन डेट अभी इसकी इतनी रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए पर्पस मायने रखता है। इफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी सेटिस्फाई एनी ऑफ द क्राइटेरिया लेट डाउन अंडर सेक्शन अंडर रूल 13, कहा जा रहा है कि अगर जो रूल 13 की एप्लीकेबिलिटी वाली जो पॉइंट्स हमने जाने लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, वो सभी फॉलो करता है, तो उसको कितना टाइम मिलेगा? इट शैल विद इन 3 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 138 दैट इज अप्रैल 14 comply with requirement of section 138 and rule 13। कि भैया जब से ये आया है 1 अप्रैल 2014 से,
तो आपको उसके 6 महीने के अंदर ये सभी चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो आज की डेट में नहीं रखता है मायने, क्योंकि 2020 चल रहा है। लेकिन जिस टाइम पे आया था, लेकिन हाँ, एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये सभी चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ती है, इस क्राइटेरिया को सैटिस्फाई कराना पड़ता है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, मन करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना वीडियो के साथ रिवीजन अपना बराबर रखना। ओके बाय।